नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग चैप्टर के पार्ट 2 के साथ वापस आए हैं। जी हाँ। पिछले वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्स, उनके प्रकार और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम पेज 11 से चैप्टर के अंत तक बात करेंगे, जहां हम ये जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स एक अभिशाप कैसे बन सकते हैं और उन्हें बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और आज की चर्चा एक कहानी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक राज्य है जो अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है, जिसने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरे देश का पेट भरा। लेकिन आज वही राज्य पानी के गहरे संकट से जूझ रहा है। ये कहानी है पंजाब की। सही। कैसे ज्यादा फसल उगाने की चाह में जमीन के नीचे का बेशकीमती पानी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। आज हम इसी के कारणों और नतीजों को समझेंगे। अभिशाप, क्या सच में ज्यादा रिसोर्स होना एक श्राप या कर्स हो सकता है? ये एक पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी यानी बहुतायत का विरोधाभास है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी? हाँ, इसका मतलब है कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल या खनिज बहुत ज्यादा होते हैं, वे अक्सर आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। पर ऐसा क्यों? ज्यादा रिसोर्स का मतलब तो ज्यादा तरक्की होनी चाहिए। होता यह है कि वो देश या क्षेत्र वो सिर्फ कच्चे माल को एक्सपोर्ट करने पर ही ध्यान देते हैं। अच्छा। वे उन संसाधनों से ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। तो क्या भारत भी इस अभिशाप का शिकार हुआ है? हमारे चैप्टर के अनुसार भारत ने काफी हद तक इस कर्ज से खुद को बचाया है। वो कैसे? हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है जो कच्चे माल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदलती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का होना ही किसी देश की तरक्की के लिए काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनका सही इस्तेमाल सबसे जरूरी है। चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इन रिसोर्सेज को जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करें? इसे ही स्टुअर्डशिप या प्रबंधन कहते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब हम इनका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे हम देख ही रहे हैं। जैसे कि प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि यानी बायोडायवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। और इसका सबसे बड़ा असर नवीकरणीय संसाधनों पर पड़ता है। सही कहा। जैसे हमारे किसान सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालते हैं। हाँ, और कई राज्यों में पानी निकालने की रफ्तार पानी के वापस जमीन में जाने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ओहो। इससे धीरे धीरे भूजल स्तर मतलब वाटर टेबल नीचे गिरता जा रहा है और आने वाले समय में हमारे कई बड़े शहरों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका समाधान क्या है? कोई सलूशन है? समाधान पारंपरिक तरीकों में छिपा है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, पुराने तालाबों और टैंकों को फिर से जीवित करना और पानी को प्रोसेस करके रीयूज करना। और मिट्टी का क्या? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से तो वो भी खराब हो रही है। सही कहा। पारंपरिक खेती में मिट्टी को धरती माँ का हिस्सा माना जाता था। अच्छा। गाय का गोबर, मल्चिंग यानी फसलों के अवशेष से मिट्टी को ढकना और मल्टी क्रॉपिंग यानी एक साथ कई फसलें उगाना, इन तरीकों से मिट्टी स्वस्थ रहती थी। तो हमें उन तरीकों से दोबारा सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रकृति की पुनर्जनन की क्षमता को बनाए रखना ही सस्टेनेबिलिटी की कुंजी है? एकदम सही, यही सबसे बड़ी सीख है। अब उस कहानी पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, पंजाब। वहां असल में हुआ क्या था? देखिए, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ज्यादा पैदावार वाली गेहूं और धान की किस्में अपनाई गईं। देश का पेट भरने के लिए। पारंपरिक बीजों से कहीं ज्यादा पानी चाहिए था, इसलिए किसानों ने बड़े पैमाने पर भूजल निकालना शुरू कर दिया। और किसानों को दी जाने वाली फ्री बिजली ने तो इस समस्या को और भी बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल। आज नतीजा ये है कि पंजाब के लगभग 80% इलाके को ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी अतिशोषित घोषित कर दिया गया है। 80%? जी, जमीन में 30 मीटर नीचे तक पानी मिलना मुश्किल हो गया है। और तो और खेतों में डाले गए केमिकल्स पानी में घुलकर लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। अब एक ऐसे मटेरियल की बात करते हैं जिसके बिना आज घर, स्कूल और सड़कें बनाना नामुमकिन सा लगता है, सीमेंट। सीमेंट जरूरी है, पर इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। अच्छा। इसकी बारीक धूल हमारे फेफड़ों में जाती है, पेड़ पौधों की पैदावार घटाती है और मिट्टी पानी को भी दूषित करती है। ये तो बहुत गंभीर बात है।
तो क्या इसका कोई सस्टेनेबल विकल्प है? हाँ, अब पारंपरिक मटेरियल जैसे पत्थर और मिट्टी के साथ साथ नए प्लांट बेस्ड और रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अच्छा। हमारे चैप्टर में ऑरोविले में मिट्टी से बनी मॉडर्न बिल्डिंग और जैसलमेर के किले का उदाहरण दिया गया है, जो आज भी टिकाऊ निर्माण की मिसाल हैं। तो क्या पंजाब और सीमेंट के उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म विकास के लिए लॉन्ग टर्म पर्यावरणीय कीमत चुकाना एक महंगा सौदा है? बिल्कुल, ये एक बहुत महंगा सौदा है। मैंने सुना है हमारे प्राचीन ज्ञान में भी पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जीने के तरीके बताए गए हैं। बिल्कुल, वृक्षायुर्वेद एक ऐसा ही प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान है। वृक्षायुर्वेद? हाँ, इसमें हजारों साल पहले ही बता दिया गया था कि किस मिट्टी में कौन से पौधे उगाएं, बीजों को कैसे संरक्षित करें, सिंचाई की सही तकनीक क्या हो, और कीड़ों से बचाव? कीड़ों से बचाव के लिए नीम जैसे प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल कैसे करें। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन मॉडल है। और क्या आज के समय में कोई ऐसा उदाहरण है जहां पूरे राज्य ने सस्टेनेबल तरीकों को अपनाया हो? सिक्किम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे चैप्टर में पेमा के परिवार की कहानी है। बताइए। केमिकल खेती से परेशान होकर जब उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाई तो कुछ सालों की मेहनत के बाद उनकी खेती फिर से लहलहा उठी। और पूरे राज्य पर इसका क्या असर हुआ? 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बन गया। अरे वाह! इससे वहां की बायोडाइवर्सिटी वापस आई, इको टूरिज्म बढ़ा और किसानों की औसत आय भी 20% तक बढ़ गई। तो क्या सिक्किम का मॉडल ये साबित करता है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये मॉडल यही साबित करता है। हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की, पर नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला, पेट्रोल का क्या? ये तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। इसीलिए इनका बहुत समझदारी और किफायत से इस्तेमाल करना होगा, ताकि ये तब तक हमारा साथ दें जब तक हम पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्पों पर शिफ्ट ना हो जाएं। और सोलर एनर्जी की बात करें तो इसमें भारत एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रहा है ना? हाँ, 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। ये उन देशों का गठबंधन है जहां साल भर अच्छी धूप मिलती है। भारत इसमें तकनीकी मदद और फाइनेंसिंग दोनों में अहम भूमिका निभा रहा है। इसका कोई बड़ा उदाहरण हमारे देश में? जरूर। राजस्थान का भडला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है और ये भारत की इसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना ही नॉन रिन्यूएबल संसाधनों को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है? हाँ, ये सबसे प्रभावी और एकमात्र टिकाऊ तरीका है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जल्दी से चैप्टर के आखिर में दिए गए सवालों पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल है, कोई रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल कैसे बन सकता है? ऐसा तब होता है जब प्राकृतिक चक्र जैसे वाटर साइकिल टूट जाए, जंगलों की ज्यादा कटाई हो या उनका जरूरत से ज्यादा उपयोग किया जाए, सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग होने से पानी की कमी हो जाए, जैसा पंजाब में हुआ, उद्योगों का कचरा नदियों और पानी में मिलकर उसे जहरीला कर दे, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के गलत उपयोग से मिट्टी खराब हो जाए। ठीक है। दूसरा सवाल, 5 इकोसिस्टम फंक्शंस बताएं जो इंसानों की मदद करते हैं। हवा को साफ करना, पानी को फिल्टर करना, मिट्टी का कटाव रोकना, फसलों का परागण यानी पॉलिनेशन करना और जानवरों को आवास देना। बहुत अच्छे। तीसरा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या अंतर है? रिन्यूएबल रिसोर्स जल्दी दोबारा बन जाते हैं, इनका स्टॉक सही उपयोग से बना रहता है। कुछ रिसोर्स जैसे सूरज और हवा कभी खत्म नहीं होते,
पानी, मिट्टी और जंगल गलत उपयोग से कम हो सकते हैं। उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जंगल। दूसरी ओर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। बहुत लंबी अवधि में बनते हैं, खत्म हो जाने पर दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। इनका स्टॉक सीमित होता है और उपयोग की रफ्तार से भर नहीं पाता। उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, तांबा, सोना। और रिन्यूएबल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? रिन्यूएबल को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल लिमिट में करना चाहिए। अगला सवाल, अपने घर और पड़ोस में ऐसे सांस्कृतिक अभ्यासों को पहचानें जो संसाधनों के प्रति जागरूकता दिखाते हैं। ये तो बहुत है, जैसे पूजा में जल का सीमित उपयोग, बचे हुए भोजन को जानवरों को देना या त्योहारों पर पेड़ लगाना। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, हमारे उपयोग के लिए सामानों के उत्पादन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सामान उत्पादन के कारण प्रकृति को नुकसान ना हो और कचरा यानी वेस्ट कम बने। फैक्ट्रियां अपना कचरा ठीक से प्रोसेस और रिसाइकल करें। ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषित ना हो। पर्यावरण अनुकूल सामान और नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधनों को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। उत्पादन ऐसा होना चाहिए कि सबको बराबर फायदा मिले और लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। हमने नेचुरल रिसोर्स कर्स के बारे में जाना, पंजाब और सिक्किम की केस स्टडीज से समझा कि सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल तरीकों के क्या नतीजे होते हैं। हमने ये भी देखा कि पारंपरिक ज्ञान जैसे वृक्षायुर्वेद और मॉडल इनिशिएटिव जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कैसे एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें प्रकृति का प्रबंधक यानी स्टुअर्ड बनना होगा, उसका मालिक नहीं। तो ये अध्याय यहीं खत्म होता है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। बाय। यहाँ बात खत्म नहीं होती। इस प्लेलिस्ट में आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। याद रखिए, पढ़ना और सीखना है तो मोबाइल या कंप्यूटर का सही इस्तेमाल कीजिए और खेलना है तो सिर्फ प्लेग्राउंड में। मिलते हैं अगले वीडियो में।